हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी पेटेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं, कंपाउंड्स को हम कैसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट में हमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, वो ये कि डिस्टिंग्विश टेस्ट में हम वही टेस्ट लगाएंगे जिसमें हमें कोई हरा, लाल, नीला, पीला कलर दिखाई दे रहा हो या कोई गैस निकल रही हो जिसको हम सूंघ के बता सकते हैं कुछ अलग सी स्मेल आ रही है। कुछ बच्चे डिस्टिंग्विश टेस्ट में कोई सी भी रिएक्शन लगा देते हैं कि जो रिएक्शन उन्हें याद आ रही है वही लगा दी, मगर ऐसा नहीं होता। रिएक्शन वही लगेगी जिसमें हमें कुछ कलर वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है, इसको हम अपनी आंखों से सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड्स के लिए और जेईई और नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम एक एक करके देखेंगे कि टॉपिक वाइज कौन कौन से डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए तो उसे कैसे लिखना होता है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम। So the topic for the today is distinguish test in organic chemistry. So जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो कुछ स्टेप्स रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले टेस्ट हैं और फिर जो लेस इंपॉर्टेंट वाले टेस्ट हैं उनको हम देखेंगे बाद में। सो जो सबसे पहला टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम वो स्टार्ट करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, तो जिसपे ये वाला ग्रुप होता है दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। तो जिसपे ये वाला ग्रुप होगा उसे कहेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि कैसे पता लगा सकते हैं कि जिसके पास ये ग्रुप है उसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला टेस्ट करेंगे हम इसमें वो आ जाता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो दो होते हैं, एक होता है फेलिंग ए, दूसरा होता है फेलिंग बी। जो फेलिंग ए होता है इट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और ये ब्लू कलर का होता है। इसके अलावा जो फेलिंग बी होता है, फेलिंग बी इज सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड, इसको हम ब्रोचले सॉल्ट भी कहते हैं। जो फेलिंग बी होता है, फेलिंग बी का कलर जो होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है। तो फेलिंग ए होता है हमारे पास ब्लू कलर का, इसके अलावा जो फेलिंग बी होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो ऑल ओवर जो सोल्यूशन बनेगा, फेलिंग सोल्यूशन का कलर टोटल ऑल ओवर आएगा ब्लू। जो टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड जो होता है इट इज फाउंड इन टैमरिंड, इमली में पाया जाता है ये टार्ट्रिक एसिड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। सो दिस इज टार्ट्रिक एसिड। अगर हम इसका आईपीएक नेम करें तो 1 2 3 4 चार है इसमें, 2 और 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है और 1 और 4 पे कार्बोक्सिलिक है। सो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। तो दिस इज टार्ट्रिक एसिड। तो देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की सबसे पहले स्टेटमेंट, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन जो है या टॉलेंस जो आएगा बाद में वो बोर्ड में लिखने को भी आता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, अगर स्टेटमेंट याद है तो आप कोई से भी रिएक्शन लिख लोगे। तो देखते हैं सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन की स्टेटमेंट। सो दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर फेलिंग रिएक्शन। व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन देन एल्डिहाइड ऑक्सिडाइजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फेलिंग रिएजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ टू ग्राउंडेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। जब भी कोई भी एल्डिहाइड रिएक्ट करता है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं तो किस में जाते हैं, वो कार्बोक्सिलिक में जाते हैं। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा वाला क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि जो रिएक्शन यहाँ पे चलेगी रिडॉक्स। तो जो फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन अपने आप को रिड्यूस करके कहाँ ले जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड में ले जाएगा। और जो क्यूप्रस ऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है, इट इज ब्राउन रेड। अगर आपने रिएक्शन कराया किसी भी एल्डिहाइड का और उसके बाद वो ब्राउन रेड पीपीटी में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कंपाउंड क्या था, एल्डिहाइड था। अगर ब्राउन रेड कलर नहीं आ रहा है इसका, वो कंपाउंड कुछ और था। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कंपाउंड एल्डिहाइड है या नहीं है। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। अगर इसकी रिएक्शन देखिए, एग्जांपल के लिए लेते हैं इसमें CH3CHO। एग्जांपल हम वो ले रहे हैं इथेनॉल का। जब इसको ट्रीट करते हैं फेलिंग सोल्यूशन जो है हम उसे Cu2+ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम कहेंगे फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग में जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो हमने इसको +2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको जब ट्रीट करेंगे बेस के साथ, इट गिव राइज टू जो हमारा अल्डिहाइड वाला पार्ट है, अल्डिहाइड वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस जो कॉपर है 2+ की स्टेट में। बैलेंस करके लिख लेंगे इसे। बैलेंसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर लिखने को आए तो बैलेंस करके जरूर लिखते हैं। ये हुई हमारी एक बैलेंस रिएक्शन। अब जो ये कंपाउंड बना है इट इज ब्राउन रेड इन कलर, ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसका। इसे हम पता लगा लेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसमें कंपाउंड जो प्रेजेंट है दैट इज एल्डिहाइड। दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन or Fehling test. When aldehyde react with Fehling solution, then aldehyde oxidizes to carboxylic acid and Fehling reagent reduces itself to brown red ppt of cuprous oxide. ये रही इसकी फाइनल रिएक्शन। इस प्रकार से होती है हमारी Fehling solution की रिएक्शन। इसके अलावा इसमें जो कुछ खास बातें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड ही ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं।
मीन्स अगर लाइक सपोज करो हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड को हम फेलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट कराते हैं तो जो रिएक्शन है वो होगी ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखनी है। बेंजल्डिहाइड मीन्स जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट पॉजिटिव। जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं, जो स्ट्रेट चेन वाले एल्डिहाइड होते हैं, सिर्फ वही ये पॉजिटिव देते हैं। जिसमें भी रेजोनेंस लग रहा होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड में, वो एल्डिहाइड इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देंगे। पहली बात। दूसरी बात, नो कीटोन्स गिव दिस टेस्ट पॉजिटिव मींस कोई सा भी कीटोन हो वो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। तो दो चीजें हमने इसमें देखी, एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे, इसके अलावा कोई भी कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। तो ये दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ये फेलिंग से मिलता जुलता एक और टेस्ट आ जाता है, दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट और यू कैन सी बेनेडिक्ट रिएजेंट। सेम प्रॉपर्टी, सब कुछ फेलिंग जैसा ही है, बस जो रिएजेंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट सबसे पहली बार जानते हैं क्या होता है। सो बेनेडिक्ट रिएजेंट में हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट होगा प्लस सोडियम कार्बोनेट होगा प्लस सोडियम सिट्रेट होगा। इनके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है बेनेडिक्ट रिएजेंट। सब कुछ डिटो होगा फेलिंग की तरह। यहाँ पर जो पीपीटी बनती है वो भी एग्जैक्ट फेलिंग वाली ही बनती है, द ब्राउन रेड पीपीटी ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी जो पीपीटी है वो बनेगी ब्राउन रेड। तो ब्राउन रेड पीपीटी बनेगी क्यूपरस ऑक्साइड की। सब कुछ सेम है, एग्जैक्ट फेलिंग जैसा, बस जो रिएजेंट का डिफरेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप याद रखना फेलिंग के साथ में। सेकंड हम देखेंगे टॉलरेंस टेस्ट। तो टॉलरेंस टेस्ट जो है ये भी किया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। तो सबसे पहला टेस्ट जो हमने देखा था कार्बोनिल कंपाउंड के लिए वो था फेलिंग। इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड के लिए जो सेकंड टेस्ट आता है दैट इज टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट में जो खास बातें याद रखनी है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो इट ओनली रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स एंड नॉट विद कीटोन्स। जैसे कि हमने फेलिंग में देखा था, टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। कोई सा भी कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा और ना ही वो फेलिंग देगा। इसके अलावा जो इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड, जो फेलिंग है वो बेंजल्डिहाइड टेस्ट नहीं दे रहा था, मगर जो टॉलरेंस है वो बेंजल्डिहाइड्स के साथ गेट कर देता है और टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है। टॉलरेंस टेस्ट का एक और नाम होता है दैट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड गिव टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव। जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें आगे दो, सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कोई भी कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। इवन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। टॉलरेंस एजेंट भी क्या है, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो फेलिंग भी क्या था, फेलिंग भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो अगर हम दोनों की ऑक्सीडेशन पावर कंपेयर करें कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, टॉलरेंस है या फेलिंग है, तो देखो हम एग्जांपल लेते हैं बेंजल्डिहाइड से। सो बेंजल्डिहाइड जो है, जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस इसको ऑक्सीडाइज कर ले रहा है, और जो फेलिंग है, फेलिंग उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है। सो बताओ कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको होना चाहिए, टॉलरेंस को या फेलिंग को? ऑफ कोर्स जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू फेलिंग। हालांकि है दोनों वीक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मगर वीक में से भी देखें कि कौन वीक में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें से जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द फेलिंग। सो जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फेलिंग। सो एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए कि टॉलरेंस और फेलिंग दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आंसर टॉलरेंस ही होगा। हालांकि दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर जो टॉलरेंस है वो भी उसमें से अंधों में से काना राजा है। दूसरी बात कि टॉलरेंस रिएजेंट कहेंगे किसे। सो जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। सो अगर इसको एक्सपेंड करके लिख लें, सो AgNO3, तो इट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH। इसके रिएक्शन से बनता है टॉलरेंस रिएजेंट, और जो टॉलरेंस रिएजेंट है उसका फॉर्मूला हो जाता है जो हम एग्जाम में लिखेंगे, दैट इज AgNH3 ट्वाइस, और होल के ऊपर है सिंगल प्लस, या साइड में लगा दो आप एक OH। या तो इसे ऐसे लिख लो, या सिंपल हम इसे ऐसे यूज किया करेंगे हमेशा, NH3 ट्वाइस, और इसके ऊपर लग जाएगा एक प्लस। सो दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट। तो जब भी हम यूज करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट का, सो हम जो ये वाला है इसको यूज करेंगे। तो देखो यहां से क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर हम इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कंपेयर करके एक क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है
कि लाइक सपोज करो तुमसे पूछ लिया कि जो टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट का आईयूपैक नेम क्या है, तो चलो इसका आईयूपैक नेम भी लिख लेते हैं। डायमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड इज टॉलेंस रिएजेंट। सो टॉलेंस रिएजेंट में अभी तक हमने क्या क्या बातें देख ली कि टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो। टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन से एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू द फेलिंग। इसके अलावा टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट का एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट का हमने फॉर्मूला देख लिया, इट इज डायमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड। चलिए अब देखते हैं इसकी स्टेटमेंट और इसकी रिएक्शन। सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर टॉलेंस रिएजेंट। तो चलो देखते हैं इसे। सो व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट देन aldehyde oxidizes to carboxylic acid and tollens reagent reduces itself to silver mirror। इसीलिए इसको कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो चलो अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन में एग्जांपल के लिए हम लेते हैं CH3CHO, वही हमारा फेमस कंपाउंड। जब इसको हम ट्रीट करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दैट इज टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो टॉलेंस रिएजेंट जब भी लिखेंगे तो हम इसका यूज करेंगे। इसको ट्रीट करेंगे हम बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में रिएक्ट करने के बाद फाइनली क्या होगा कि जो हमारा अल्डिहाइड वाला कंपाउंड है, अल्डिहाइड वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं तो बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा जो सिल्वर है, देखो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है और ये रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होके ये बन जाएगा Ag, साथ में निकल जाएगा इसके अमोनिया, और OH है तो साथ में जाएगा वाटर भी। सो ये हो गया हमारे पास टोटल जितने भी कंपाउंड्स आएंगे टॉलेंस रिएजेंट में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें इस रिएक्शन को जो है बैलेंस करके लिखना है, क्योंकि ये पर क्वेश्चन आ रखा है कि आपको यहाँ पर जो बैलेंसिंग है, लाइक पहले मैं बैलेंस कर देता हूँ फिर क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2, इसके अलावा OH के पास तो 3 है ही है, इसके अलावा Ag के पास आएगा 2, अमोनिया के पास आएगा 4 और वाटर के पास आएगा 2। तो ये हमारे पास टोटल बैलेंस रिएक्शन हो गई। सो मेरा क्वेश्चन ऐसा आया था कि आपको ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये नहीं दे रखे थे, इनकी जगह कुछ XYZ करके दे रखा था और पूछा था कि बताओ XYZ की वैल्यू कितनी होगी। तो जब भी एग्जाम में लिखने को आए, क्योंकि एग्जाम में तो बोर्ड में तो लिखने को आता ही है कि आपको बोल देंगे कि टॉलेंस जो रिएक्शन है उसको लिख के दिखाओ। सो जब भी एग्जाम में टॉलेंस लिखना है तो बैलेंस करके ही लिखना है, एक इंप्रेशन अच्छा जाता है टीचर के ऊपर। इसके अलावा नीट या जेई में जब क्वेश्चन आया था तो ये ऐसे एक बार XYZ करके क्वेश्चन पूछ लिया था। सो अगर आपको क्वेश्चन याद है तो फटाफट आप लिख दोगे, टाइम बचेगा आपका। सो सिंपल सी बात है कि याद करके जाना है इसको आप। सो ये होगी हमारे पास टॉलेंस की रिएक्शन। सो टॉलेंस फेलिंग को एक बार सम करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा। सो इधर लिखेंगे हम टॉलेंस के बारे में, इधर लिखेंगे हम फेलिंग के बारे में। तो फेलिंग सोल्यूशन जो है वो A और B दो से मिलकर बना रहता है। फेलिंग सोल्यूशन इज एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। टॉलेंस जो होता है, टॉलेंस क्या होता है, टॉलेंस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूले हम कैसा यूज करते हैं, फॉर्मूले में हम यूज करते हैं Cu2+ की फॉर्म में। इसके अलावा जो टॉलेंस है, टॉलेंस को कैसे लिखा जाता है, टॉलेंस इज रिटन एज AgNH3 ट्वाइस और होल के ऊपर आ जाएगा सिंगल प्लस। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट टॉलेंस में याद रखना है, ऑल एल्डिहाइड चाहे वो एलिफेटिक हो और एरोमेटिक गिव्स टॉलेंस टेस्ट। सारे एल्डिहाइड जो हैं वो टॉलेंस टेस्ट देंगे। अगर बात करें फेलिंग की तो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव फेलिंग टेस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि जो बेंजील्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड इज एल्डिहाइड बट इट डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट नहीं देता है बेंजील्डिहाइड, जबकि टॉलेंस दे देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर की, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में जो टॉलेंस है, टॉलेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फेलिंग। तो बच्चों बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई बेंजील्डिहाइड डू नॉट गिव फेलिंग पॉजिटिव। बेंजील्डिहाइड जो है एक एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड होते हुए भी वो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है, तो क्वेश्चन आ जाता है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सो इसका आंसर आता है कि फेलिंग सॉल्यूशन इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है and only a strong oxidizing agent like tollens can oxidize benzaldehyde। इसीलिए जो बेंजील्डिहाइड है वो फेलिंग सॉल्यूशन
का टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है और टॉलरेंस का पॉजिटिव दे देता है, क्योंकि बेंजोल्डिहाइड को रिएक्ट करने के लिए कैसा रिएजेंट चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग हो। फैलिंग सोल्यूशन जो है काफी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, इसीलिए जो फैलिंग सोल्यूशन है वो रिएक्शन नहीं देता है और टॉलरेंस रिएक्शन देता है। सो ये देख लिया हमने टॉलरेंस फैलिंग में डिफरेंस। दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड के लिए यूज किए जाते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड में सिर्फ कीटोन देता है रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा रिएक्शन जो है याद रखनी है, डेफिनेशंस याद रखनी है दोनों की। बाकी जो टेस्ट है डिस्टिंग्विश टेस्ट किस किस कंपाउंड के बीच में कैसे कैसे करेंगे वो हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में। पहले तो हम देखेंगे रिएक्शन कौन कौन सी है, पहले हमें रिएक्शन याद करनी है। एक बार जब हमें रिएक्शन याद हो जाएंगी तो हमें टेस्ट लगाने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इसके अलावा देखते हैं हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें ग्लूकोज की एंड फ्रक्टोज की, तो चलो बच्चों आप बताओ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में से टॉलरेंस, जब बात करें फैलिंग, टॉलरेंस फैलिंग कौन देगा, ग्लूकोज देगा या फ्रक्टोज देगा, दोनों में से टॉलरेंस फैलिंग कौन देगा? तो देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलो देखते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और ये वाला हमारा है फ्रक्टोज। तो देखो ग्लूकोज जो है इट इज एन एल्डिहाइड, यहाँ पर CHO ग्रुप है। सो अगर ये एल्डिहाइड है तो इट कैन गिव पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट एंड पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो ग्लूकोज तो टॉलरेंस और फैलिंग पॉजिटिव देता है, तो ये तो फिक्स है क्योंकि एल्डिहाइड है, तो टॉलरेंस और फैलिंग तो देगा पॉजिटिव। मगर अगर हम बात करें कीटोन्स की, तो देखो कीटोन्स में जो ग्रुप है इट इज कीटोन। सो कीटोन ग्रुप जो अभी देखा हमने, कीटोन ग्रुप डज नॉट गिव टॉलरेंस इन फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव। मींस जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को टॉलरेंस टेस्ट नहीं देना चाहिए, बट रियलिटी में क्या होता है, जो कीटोन है इन केस ऑफ फ्रक्टोज इट गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये टॉलरेंस भी देगा और फैलिंग भी देगा। फ्रक्टोज दोनों टेस्ट देता है। सब क्वेश्चन ये आता है कि फ्रक्टोज कीटोन होते हुए भी टॉलरेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव क्यों देता है, तो उसका रीजन देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं टॉटोमेरिज्म, जो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से फ्रक्टोज है इट गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, द फिनोमेना इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। अब देखो टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, टॉटोमेरिज्म की वजह से ये जो कीटोनिक ग्रुप है, दिस कीटोनिक ग्रुप इज कन्वर्टेड टू दिस एल्डिहाइड ग्रुप। मींस जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मींस एक ही समय पे ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, मींस अल्डो शुगर भी होगी, इसके अलावा कीटोन भी प्रेजेंट होगा, कीटोन शुगर भी होगी, दोनों ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जो ग्रुप का कन्वर्जन है टॉटोमेरिज्म वो कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं इस एल्डिहाइड को। सो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन के पास चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पर। इसके अलावा जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के पास। सो नेक्स्ट जो बनेगा स्ट्रक्चर वो कुछ इस टाइप से बनेगा। नीचे वाला ग्रुप तो सेम रहने वाला है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही था, इसके अलावा यहाँ पर OH है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। अब जो नेक्स्ट चीज होगी, जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा नीचे की ओर। तो जब ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट किया नीचे की ओर तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा ऊपर की ओर। तो देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। डबल बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला हाइड्रोजन क्योंकि ऊपर की ओर चला गया तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन आ गया। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टॉटोमराइज करके किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। और ये दोनों होते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। मींस जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज भी ग्लूकोज में जा सकता है और ग्लूकोज फ्रक्टोज में जा सकता है। सो जब दोनों एक ही टाइम में प्रेजेंट हैं उस केस में क्या होता है कि फ्रक्टोज है टॉटोमरिज्म करके अल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो अल्डिहाइडिक फॉर्म में आ गया तो वो टॉलरेंस और फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्यू टू टॉटोमरिज्म फ्रक्टोज विच इज ए कीटोन शुगर, कीटोन ग्रुप होता है उसमें, गेट कन्वर्टेड टू अल्डोज। टॉटोमरिज्म की वजह से जो कीटोज है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्डोज में, एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू पॉजिटिव टॉलरेंस एंड फैलिंग टेस्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस ऑल्सो रिलेट विद द बायोमोलिक्यूल, और टॉलरेंस फैलिंग में तो आता ही है ये। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया कि ग्लूकोज फ्रक्टोज बोथ गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, मींस दे आर रिड्यूसिंग शुगर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं, बिकॉज दे रिड्यूस टॉलरेंस एंड फैलिंग रिएजेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वी हैव अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो अल्फा पोजीशन क्या होती है। लाइक सपोज करो हमने बनाया एक कंपाउंड,
अब देखो इसमें जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन कौन सी है? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट जो पहली पोजीशन है वो अल्फा है, तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो इस अल्फा के पास अगर जुड़ा हुआ रहता है OH, OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। सो कुछ इस तरह का अगर कंपाउंड है, हमारे पास कीटोन है जिसके अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, सो ये भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। सो अगर हम इसको ट्रीट करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, देन दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइकीटोन। जो OH ग्रुप है, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू कीटोन। सो डाइकीटोन के साथ जो सिल्वर मिरर है ये अपीयर हो जाएगा। सो ये है हमारा दूसरा एक्सेप्शन कि इफ वी हैव अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इन स्पाइट ऑफ बीइंग इट इज ए कीटोन, इट गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अगर हम बात करें थर्ड एक्सेप्शन की, सो वी हैव HCOH कॉल्ड फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। सो अगर हम फॉर्मिक एसिड को ट्रीट करते हैं टॉलरेंस के साथ तो क्या होगा? अब देखो फॉर्मिक एसिड जो है इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, मगर ये टॉलरेंस को रिड्यूस कर देता है। सो अगर हम इसको टॉलरेंस से ट्रीट करेंगे, सो यहाँ पर भी जो सिल्वर मिरर का अपीयरेंस है, सिल्वर मिरर अपीयर हो जाएगा। सो फॉर्मिक एसिड को टेस्ट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाता, अकेला फॉर्मिक एसिड ही है जो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है। सो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2 और साथ में इसके वाटर भी निकल जाएगा। सो इसको हम दो तरीकों से टेस्ट कर सकते हैं। या तो आप देख लो कि सिल्वर मिरर बना है नहीं बना है, इसके अलावा जो CO2 रिलीज हो रही है इट कैन ऑल्सो बी टेस्टेड। सो CO2 की जो होती है इसकी होती है ब्रिस्क एफरवेसेंस। सो अगर जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको आप स्मेल करेंगे, सो इट इज हैविंग ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रही है, इसका मतलब CO2 रिलीज हो रही है। तो या तो आप देख लो कि सिल्वर मिरर बन रहा है नहीं बन रहा, इसके अलावा आप इसको भी टेस्ट कर सकते हो। तो ये थर्ड एक्सेप्शन जहां पर जो फॉर्मिक एसिड है वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो जो फोर्थ पॉइंट है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द टॉलरेंस बट इट इज रिलेटेड विद द अल्काइंस। सो जो 11th क्लास की अल्काइंस वाला पार्ट है उसमें हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। 12th क्लास में वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर फिर भी क्योंकि टॉलरेंस की बात चली रही है तो इसको यहीं पर देख लेते हैं। सो अगर हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस है, टर्मिनल अल्काइंस मींस जिसके एंड में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो अगर हम उसको ट्रीट करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, हालांकि जो रिएक्शन अभी हम देख रहे हैं इट इज नॉट ए टॉलरेंस टेस्ट, मगर टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन हो जाती है, उसके बाद जो कलर है वो भी कुछ अपीयर होता है, बट इट इज नॉट रिगार्डेड एज टॉलरेंस टेस्ट। लाइक इफ वी हैव दिस इज एसिटाइलिन, इसको जब ट्रीट करेंगे हम इस कंपाउंड के साथ, टॉलरेंस वाला ही है, सो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है टर्मिनल पे वो एसिडिक होती है, सो वो हो जाएगा रिप्लेस और उसकी जगह पे आ जाएगा Ag। और जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का कलर होता है व्हाइट। सो अगर व्हाइट कलर अपीयर हो रहा है इसके साथ रिएक्ट करने पे, सो वी कैन डिस्टिंग्विश कि जो कंपाउंड हमने लिया है वो अल्काइन है। इसके अलावा अगर लाइक सपोज करो हम इसको लेते हैं और इसको हम ट्रीट करते हैं AgNH3 ट्वाइस और उसके ऊपर सिंगल प्लस, सो यहां पर भी जो व्हाइट पीपीटी है व्हाइट पीपीटी अपीयर होगी, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। थर्ड, अगर हमारे पास टर्मिनल अल्काइन नहीं है, जो अनसैचुरेशन है वो इन बिटवीन द चेन है, सो अगर हम इसको ट्रीट करेंगे इस कंपाउंड के साथ, सो उस केस में कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। सो तीन हमारे पास चीजें आ गई अल्काइन से रिलेटेड। अगर टर्मिनल अल्काइन है सो उस केस में तो व्हाइट पीपीटी बनेगी बनेगी, तो व्हाइट पीपीटी का बनना अल्काइन का कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास अनसैचुरेशन मींस जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहीं बीच में है, सो उस केस में जो व्हाइट पीपीटी है वो नहीं बनेगी। सो ये 3-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट विच इज रिलेटेड विद द टॉलरेंस टेस्ट। एक बार समअप करते हैं उसे। पहली बात तो फ्रक्टोज एक कीटोन है, मगर फिर भी ये देता है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। दूसरी बात, जितने भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं सारे के सारे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। एंड थर्ड वन इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक अल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मगर फिर भी ये पॉजिटिव टॉलरेंस देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से टेस्ट्स को देखेंगे भी बाद में, वहां पर हम इस टेस्ट का दोबारा से यूज करेंगे फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन, लाइक सपोज करो हमें दे दिया इथेनोइक और मिथेनोइक में डिस्टिंग्विश दे दिया, तो उस केस में हम सिंपली इसको यूज करके
और हम टेस्ट को लगा सकते हैं। और फाइनल रहा था अल्काइंस का। हालांकि टॉलरेंस नहीं है मगर फिर भी एक वाइड पीपीटी बनती है, तो इसको हम अल्काइन का टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारे पास दो टेस्ट, टॉलरेंस और फेलिंग। जो थर्ड टेस्ट आता है इसमें, दैट इज आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3। कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो जो आइडोफॉर्म है इसका कलर, सो कलर जो होता है इसका वो होता है येलो। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है आइडोफॉर्म का। इसके अलावा आइडोफॉर्म हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। सो लाइक चोट वगैरह लग जाती है तो आपने देखा होगा कि हम बीटाडीन का यूज करते हैं। सो बीटाडीन हैज आयोडीन इन इट। तो जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आती है वो आती है आयोडीन की वजह से। आइडोफॉर्म में भी क्या है, आयोडीन है, सो इट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। सो दो बातें याद रखनी है इसके लिए, एक तो येलो कलर होता है इसका, दूसरा इट हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। सो बातें आइडोफॉर्म टेस्ट पे। सो व्हेन कंपाउंड कंटेनिंग this group, this is called methyl ketone, and alcohol which is oxidizable to methyl ketone, means ये दो ग्रुप आपको याद रख लेने हैं। जहां पर भी ये ग्रुप आपको दिख जाए वो कंपाउंड आइडोफॉर्म देगा ही देगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो यही वाला है, आइडोफॉर्म। एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि आता ही आता है, हर साल क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो जहां पर भी आपको दिख जाए ये वाला ग्रुप मिथाइल कीटोन या दूसरा वाला ग्रुप, एक ऐसा अल्कोहल जिसको हम ऑक्सीडाइज करें तो वो कन्वर्ट हो जाए मिथाइल कीटोन में। लाइक अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे, लाइक ये वाला हमारे पास कंपाउंड है, इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं, सो ऑक्सीडाइज करने पे क्या होगा कि जो अल्कोहल वाला पार्ट है इट गेट कन्वर्टेड टू कीटोन। सो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। सो अगर कोई ऐसा अल्कोहल है जो कि मिथाइल कीटोन में ऑक्सीडाइजेबल है, वो सारे अल्कोहल देंगे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सो उसके अभी रिएक्शन देख लेते हैं। लाइक सपोज करो हमारे पास ये कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड एसीटोन, और एसीटोन को हम ट्रीट कर रहे हैं NaOH प्लस I2 से। इसकी जगह कभी कभी NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये भी लिखा हुआ आ सकता है। सो अगर चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों में से कोई भी लिखा आ जाए, उसका मतलब आइडोफॉर्म ही होता है। सो अभी फिलहाल हम ऊपर वाले का यूज करके आइडोफॉर्म करेंगे। हमारे पास है एसीटोन। सो एसीटोन को हम ट्रीट कर रहे हैं NaOH और I2 से। तो इसमें होगा क्या, देखो, जो एक कार्बन है हमारे पास ये वाला, वो चला जाएगा आइडोफॉर्म के साथ, और बाकी जो दो कार्बन है उसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दो कार्बन का बना दो एक कार्बोक्सिलिक, ये प्लस जो एक कार्बन था वो चला गया आइडोफॉर्म के साथ, प्लस NaOH है तो वाटर तो बनेगा बनेगा, और साथ में सोडियम है और आयोडीन है तो बन जाएगा सोडियम आयोडाइड, और प्लस साथ में बन गया वाटर। सो ये हमारे हो गए रिएजेंट। सो अगर हम बात करें बैलेंसिंग की, क्योंकि बैलेंसिंग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको जो स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट है वो पूछ लिया जाता है। सो अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा 3, NaOH हो जाएगा 4, 3 Na और यहाँ पर हो जाएगा 3 वाटर। इस तरह से जो बैलेंसिंग है 43 और 33, ये याद रखनी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे एक बनाएंगे हम। लाइक सपोज करो वी हैव 1 मोल ऑफ एसिटोफिनोन। क्वेश्चन पूछा कि इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एसिटोफिनोन, तो बताओ उसके लिए हाउ मच आयोडीन इज रिक्वायर्ड। 1 मोल एसिटोफिनोन के लिए कितना आयोडीन रिक्वायर्ड होगा। अब देखो बैलेंसिंग चाहे तुम कोई सा भी कार्बल कंपाउंड ले लो, बैलेंसिंग तो रहने वाली है ऐसे ही। सो 1 मोल एसीटोन के लिए कितना आयोडीन लगा है, 3 आयोडीन लगा है। सो यहाँ पर 1 मोल एसिटोफिनोन के लिए कितना लगेगा आयोडीन, 3 मोल आयोडीन लगेगा। सो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको आंसर भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पॉइंट में ले लिया, लाइक सपोज करो कि वी हैव 0.5 मोल ऑफ एसिटोफिनोन, और तुमसे पूछ लिया कि बताओ आयोडीन कितना लगेगा उस केस में। अब देखो 1 मोल एसिटोफिनोन को कितना मोल आयोडीन चाहिए, 3 मोल चाहिए। सो 1 मोल एसिटोफिनोन को चाहिए 3 मोल आयोडीन, तो 0.5 मोल एसिटोफिनोन को कितना चाहिए होगा, x, यहां से क्रॉस करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 मोल। सो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टोइकोमेट्री। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो टेस्ट के ऊपर दोबारा आते हैं। सो ये जो हमारे पास आइडोफॉर्म बना, दिस आइडोफॉर्म इज येलो इन कलर, तो इसका होगा येलो प्रेसिपिटेट। सो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कार्बोनिल है जो कि मिथाइल कीटोन ग्रुप कंटेन किए हुए है, उसको आप ट्रीट करते हैं NaOH प्लस I2 से, उस केस में येलो प्रेसिपिटेट बनता है, देन इट इज ए कंफर्मेटरी आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आइडोफॉर्म से रिलेटेड है। पहली बात,
या इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। लाइक सपोज करो वी हैव बेंजोफिनोन। तो सबसे पहली बात तो आपको इन सब के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो नाम लिख के आएगा, ना कि स्ट्रक्चर बना के। लाइक वी हैव बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसीटोन, इथेनॉल, इथेनल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, पेंटेन, 2-ओन। सो हमारे पास ये सब एग्जांपल दे रखे हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो सबसे पहली बात तो इनके पता होनी चाहिए हमें स्ट्रक्चर। तो चलो बनाते हैं सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर। सो बेंजोफिनोन जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है, 2 फिनाइल और साथ में ये हमारे पास बेंजीन। बाइफिनाइल मिथेनॉन। अब देखो इसमें जो मिथाइल कीटोन है, कौन सा ग्रुप देखा था हमने, ये वाला ग्रुप। हमें 2 ही ग्रुप याद रखने हैं, या तो ऐसा दिख जाए हमें या तो ऐसा दिख जाए। इन दो में से जो दिख जाए वो हमारे पास देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म। अब देखो इन 2 ग्रुप में से यहां पर कोई सा नहीं है ऐसा, मींस बेंजोफिनोन आइडोफॉर्म नहीं देगा। अगर हम बात करें एसिटोफिनोन की, तो बेंजोफिनोन एसिटोफिनोन सेम सेम से राइम करते हैं, तो ये क्वेश्चन जब आता है तो दोनों साथ में ही आते हैं। सो अगर बात करें एसिटोफिनोन की, तो एसिटोफिनोन इज लाइक दिस इज एसिटोफिनोन। अब देखो यहाँ पर ये वाला आगे ग्रुप, दिस इज मिथाइल कीटोन। तो जो मिथाइल कीटोन आ गया मींस ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। इसके अलावा एसीटोन, तो एसीटोन तो हमने देखा ही था अभी जो एग्जांपल लिखा था हमने, तो दिस इज एसीटोन, तो एसीटोन तो देगा ही देगा। आ रहा है इसमें देखो ये वाला ग्रुप मिथाइल कीटोन। इसके अलावा अगर बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल इज CH3 CH, यहां पर आ जाएगा OH एंड दिस इज H, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। अब देखो इसमें ये वाला ग्रुप आ रहा है जिसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और ये ऑक्सीडाइज होकर कहां चला जाएगा, मिथाइल कीटोन में। सो उस केस में ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारे पास देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके अलावा अगर बात करें इथेनॉल की, सो इथेनॉल इज दिस। अब देखो इसमें यहां पर आ गया ये वाला ग्रुप मिथाइल कीटोन, तो ये भी देगा। इसके अलावा अगर बात करें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में भी ये वाला ग्रुप आ गया, सो ये भी देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके अलावा अगर बात करें ब्यूटेनॉन की, सो ये है हमारे पास ब्यूटेनॉन। सो ब्यूटेनॉन में भी देखो, ब्यूटेनॉन में ये वाला मिथाइल कीटोन आ रहा है, मींस ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा। इसके अलावा अगर बात करें पेंटेनॉन की, दिस इज पेंटेनॉन। सो पेंटेनॉन में देखो ये हमारे पास मिथाइल कीटोन आ रहा है, मींस पेंटेनॉन भी जो है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा। अगर बात करें पेंटेन 2-ओन की, सो पेंटेन 2-ओन देखो कैसे बनेगा, दिस इज पेंटेन 2-ओन। सो देखो यहां पर भी क्या आ रहा है, साइड में आ रहा है मिथाइल कीटोन, मींस जो पेंटेन 2-ओन है इट ऑल्सो गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर सपोज करो यही मैं कर देता पेंटेन 3-ओन, अगर हमारे क्वेश्चन पूछता कि क्या पेंटेन 3-ओन पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा नहीं देगा, तो चलो बनाते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर फिर देखते हैं। सो ये हमारे पास हो गया पेंटेन 3-ओन। अब देखो यहाँ पर मिथाइल कीटोन है ही नहीं, कीटोन कहाँ लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है, मिथाइल कीटोन नहीं है बीच में, इसलिए पेंटेन 3-ओन आइडोफॉर्म नहीं देगा। सो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा और कौन सा कंपाउंड नहीं देगा। मेनली हमें याद रखने हैं 2 ग्रुप्स। अगर वो 2 ग्रुप आपने पहचान लिए उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है। फर्स्ट इज ये हमारे पास होना चाहिए मिथाइल कीटोन, और दूसरा जो हमारे पास होना चाहिए कोई भी ऐसा अल्कोहल जो कि ऑक्सीडाइजेबल हो मिथाइल कीटोन में। ये 2 ग्रुप अगर कंपाउंड में है तो उस केस में कंपाउंड आइडोफॉर्म देगा ही देगा। सो ये था हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली बात तो यह तो याद ही रखना है कि जिसके पास मिथाइल कीटोन हो और अल्कोहल विच इज ऑक्सीडाइजेबल टू मिथाइल कीटोन, दे गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। दूसरी बात जो इसमें याद रखनी है, इथेनॉल अकेला ऐसा अल्कोहल है जो कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा 1 डिग्री में। इसके अलावा जो दूसरे अल्कोहल आएंगे वो 2 डिग्री में आ जाएंगे। तीसरा, इथेनॉल इज द ओनली एल्डिहाइड दैट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, अकेला इथेनॉल ही है जो कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। सो इथेनॉल इज द ओनली एल्डिहाइड दैट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है आइडोफॉर्म में। चौथा जो टेस्ट पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे 2,4-DNP टेस्ट। सबसे पहली बात तो 2,4-DNP को बनाना सीखते हैं। 2,4-DNP इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये होता है हमारे पास 2,4-DNP की फुल फॉर्म। अब देखो ये बनता कैसे है, तो सबसे पहली बात तो ये वाला कंपाउंड
2 बार आप NH2 जोड़ दो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजीन। तो इसी से बनाते हैं हम 2,4-DNP। तो इस हाइड्राजीन में क्या करो आप, ये इसका एक एच हटाओ, ये वाला इसको हटा दो और हटा के फिर इस पे जोड़ दो फिनाइल। ये इसकी पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन और ये चौथी पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे जोड़ो एक नाइट्रो और फोर्थ पोजीशन पे जोड़ो एक नाइट्रो। सो ये जो बन गया हमारे पास कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। जब ये कंपाउंड बनेगा 2,4-DNP तो उसमें बनेगा ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, मींस पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। अब कौन कौन से कंपाउंड 2,4-DNP देते हैं? सो ऑल कार्बोनिल, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड गिव पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट, मींस या तो वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी हो, बस उसके पास ये वाला ग्रुप जो है वो होना चाहिए। अगर ये वाला ग्रुप है तो वो पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट देगा। तो इसकी एक रिएक्शन करके देख लेते हैं। लाइक सपोज करो वी हैव, और सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड ही लेते हैं। सो वी हैव लाइक एसीटोन है हमारे पास, और एसीटोन को हम 2,4-DNP से टेस्ट कराना चाहते हैं। तो देखो कैसे होगा। तो सबसे पहली बात तो जो भी तुम्हारे पास कार्बोनिल आए उसका ऑक्सीजन इस तरह से सामने की ओर लिखते हैं, और बाकी जो जुड़ा है उसको जोड़ो पीछे। इस तरह से हमेशा जो ऑक्सीजन है उसको रखना आगे, प्लस अब यहाँ पर लगाओ 2,4-DNP। तो कैसा होता है ये H2N, इसको ऐसे ही लिखना है तो बहुत सिंपल रहेगी रिएक्शन। NH, बाद में इसमें जोड़ो फिनाइल और फिर यहाँ पर नाइट्रो। सो ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन। अब करोगे यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, इसको निकालो। तो जो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट वो ऐसा बनेगा, एक CH3 यहाँ पर, दूसरा CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ। फिर जो ग्रुप बचे हुए हैं उन सबको लिख लो, एक NO2 यहाँ पर और दूसरा NO2 यहाँ पर। सो ये जो कंपाउंड बना, दिस इज 2,4-DNP एडिशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन, 2,4-DNP एडिशन प्रोडक्ट। और किसका एडिशन प्रोडक्ट है ये? एसीटोन का एडिशन प्रोडक्ट है। दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन। और कलर क्या होगा इसका? द कलर इज ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। अगर ऑरेंज रेड कलर अपीयर हो गया तो उस केस में हमारे पास जो कंपाउंड है वो कंफर्म हो जाएगा कि कोई कार्बोनिल ही है। आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो, लाइक इसकी जगह हम मिटा के कोई दूसरा ले लेते हैं। लाइक इसकी जगह ले लिया हमने एसिटोफिनोन। सो एक कीटोन को टेस्ट कर लेते हैं। सो करने का तरीका वही, सबसे पहले बनाओ एसिटोफिनोन को और रखो ऑक्सीजन को सामने। सो ये हमारे पास हो गया एसिटोफिनोन, सामने ऑक्सीजन है, फिर लिख दो 2,4-DNP। सो ये हमारे पास आ गया 2,4-DNP, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, इसको निकालो और जो बच गया उसे जोड़ दो। यहाँ फिनाइल है, देन C, इसके ऊपर है CH3, डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा नाइट्रोजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, और उसके बाद ये वाला एक NO2 यहाँ पर और दूसरा NO2 यहाँ पर। तो ये बन गया हमारे पास एसिटोफिनोन का 2,4-DNP एडिशन प्रोडक्ट। कलर कैसा है इसका? वही ऑरेंज रेड। सो अपीयरेंस ऑफ ऑरेंज रेड कलर कंफर्म करता है कि हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी हो, बस उसके पास होना चाहिए कार्बोनिल, वो देगा पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। पांचवा जो टेस्ट देखते हैं हम, इट इज बाइसल्फाइड फॉर्मेशन, मींस NaHSO3। इससे हम करेंगे रिएक्शन, सो बन जाएगा बाइसल्फाइड। कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो गया है? सो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा, मींस सफेद कलर का कुछ कंपाउंड दिखाई देता है। सो उस केस में हम मानेंगे कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। कौन कौन देगा इसे पॉजिटिव? सारे अल्डिहाइड और सारे कीटोन बाइसल्फाइड फॉर्मेशन देंगे। ऑल्दो जो अल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन टुवर्ड्स द बाइसल्फाइड फॉर्मेशन, क्योंकि या तुम 2,4-DNP देखें या बाइसल्फाइड फॉर्मेशन देखें, ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो कौन जाता है फास्ट उसमें? अल्डिहाइड आर मोर फास्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन्स। रीजन उसका देखेंगे हम बाद में, फिलहाल हम क्योंकि डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो उसका रीजन यहाँ पर नहीं लाएंगे। सो चलो एक रिएक्शन करके देखते हैं बाइसल्फाइड फॉर्मेशन की। इथेनॉल को ले लेते हैं और इसको हम जब ट्रीट करेंगे NaHSO3 के साथ, सो देखो क्या होगा।
सोडियम रहेगा पॉजिटिव और ये पूरा पार्ट रहेगा नेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट कंटेन डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो सिंपल, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास। तो सोडियम जाएगा ऑक्सीजन के पास और HSO3 जाएगा कार्बन के पास। सो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा CH3C, यहाँ ऑक्सीजन के साथ आ गया सोडियम, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, इसके अलावा नीचे अटैच हो गया इसके SO3H। पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाला। सो ये जो बन गया हमारे पास, दिस इज बाइसल्फाइड और कलर कैसा होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन, सफेद कलर का इसका कलर होगा। सो अगर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनता है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, सो हम उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल। हालांकि ये खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले जो टेस्ट है लाइक 2,4-DNP लगा लेंगे इसमें तो 2,4-DNP भी हो जाएगा। सो कभी भी अगर टेस्ट आए तो सबसे पहले प्रेफर करते हैं जो हमने ऊपर टेस्ट देखे हैं, लाइक ये जो कंपाउंड है आइडोफॉर्म भी दे देगा, टॉलेंस भी दे देगा, फैलिंग भी दे देगा। सो कोई से भी एक टेस्ट लगा लेना जो नेम्ड वाले आ रहे हैं। ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर फिर भी क्योंकि डिस्टिंग्विश में ये दिया जाता है तो बता दिया इसको, ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। सो आप इसको स्किप भी कर सकते हो बाइसल्फाइड फॉर्मेशन को। सो हमारे पास ये 5 रिएक्शन होगी जिससे हम टेस्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल। अल्डिहाइड है कीटोन, कुछ अल्डिहाइड देते हैं, कुछ कीटोन देते हैं, कुछ दोनों देते हैं। सो अभी तक हमने ये देखा। अब हम आते हैं टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड पे। प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे टेस्ट करेंगे? सो उसके लिए पढ़ेंगे हम 2 टेस्ट। फर्स्ट इज सोडा लाइम टेस्ट और दूसरा बाइकार्बोनेट टेस्ट। सो पहली बात तो सोडा लाइम क्या होता है? तो सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मिक्सचर होता है इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसे कहते हैं सोडा लाइम। जो बाइकार्बोनेट है, सो बाइकार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट इज CO3 और बाई लग जाता है मतलब हाइड्रोजन जोड़ दिया है, तो केमिस्ट्री में बाई का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सो बाइकार्बोनेट इज दिस HCO3-। जो कंपाउंड हम यूज करेंगे टेस्ट के लिए वो यूज करेंगे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कह सकते हैं। सो ये 2 टेस्ट हम यूज करेंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो एक करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसको एसिटिक एसिड को। सो अगर हमने एसिटिक एसिड को ट्रीट किया सोडा लाइम से NaOH प्लस CaO इन द रेशियो 3:1, क्या है ये? सोडा लाइम है। सो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम, तो यहां पर क्या हो जाता है? डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। मींस जो CO2 है, ये वाला CO2 ये हो जाएगा रिमूव। सोडा लाइम क्या करता है? CO2 को निकाल देता है। तो जब CO2 निकल गया तो यहां पर क्या बचा? CO2 तो गया और क्या बच गया? CH3 और ये वाला हाइड्रोजन चला गया इसके साथ में। तो हमारे पास क्या बन गया? अल्केन बन गया। सो यहां बन जाएगा अल्केन। और पता कैसे चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड है? सो देखो यहां पर हो क्या रहा है, CO2 रिमूव हो रहा है और CO2 जो होता है क्या होता है? इसकी होती है ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या होती है? दिमाग पर जो चढ़ जाती है। लाइक अगर आप पेप्सी खोल के और तुरंत ही उसे उसकी जो गैस निकल रही है उसको सूंघो तो जैसा फील होता है दैट इज ब्रिस्क। सो इसकी होगी ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसके अलावा ऐसा भी बोला जा सकता है कि द गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो लाइम वाटर है CO2 उसको मिल्की टर्न कर देता है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ पर ये क्योंकि CO2 निकल रहा है उसको आप पास करोगे लाइम वाटर में, द लाइम वाटर गेट टर्न्स मिल्की। सो ये पहला टेस्ट है जहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट आता है दैट इज बाइकार्बोनेट टेस्ट। सेम इसको भी यही कंपाउंड लेते हैं हमारे पास। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं NaHCO3 के साथ में। सो यहां पर क्या होगा? दोबारा से सेम चीज होगी। यहां पर हमारे पास CH3COO Na आ जाएगा और CO2 रिमूव हो जाएगा प्लस साथ में H2O निकल जाएगा। सो दोबारा से क्या हुआ? CO2 निकली, वही इसकी ब्रिस्क एफरवेसेंस एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सो दोनों चीजें यहां पर भी होंगी। यहां पर एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि ये जो CO2 निकल रही है, अब देखो इसमें अगर मैं ऊपर वाले में देखूं सो इसमें तो कंफर्म है कि CO2 कहां से आ रही है? CO2 आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड से। यही वाला CO2 जा रहा था ना, ये वाला जो CO2 यहां से निकला, यही वाला CO2 ये वाला है। दोनों CO2 क्या है? सेम वाले हैं। मगर अगर यहां पर देखें हम तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो CO2 निकल रहा है, CO2 निकला कहां से? क्या ये वाला CO2 निकला या इसके पास से CO2 निकला? मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 था या कार्बोनेट का CO2 था? सो इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ही
ध्यान क्या रखना है, द CO2 रिमूव्ड इज फ्रॉम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का CO2 रिलीज होता है, कार्बोक्सिलिक का रिमूव नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसा आया था, क्वेश्चन इस टाइप से था, लाइक सपोज करो वी हैव बेंजोइक एसिड, और यहां पर हमें जो बेंजोइक एसिड है उसके कार्बन को कर दिया हमने रेडियो एक्टिव, प्लस साथ में हमने ले लिया उसमें बाइकार्बोनेट। टेस्ट होगा, दोबारा से हमारे पास जो CO2 गैस है वो रिलीज होगी। अब क्वेश्चन ये आया था कि जो CO2 रिलीज हो रही है उसमें ऑप्शन दे रखे थे कैसे, कुछ इस टाइप से, लाइक जो CO2 है वो ये वाली रिलीज होगी, या CO2 कॉमन वाली रिलीज होगी, या दोनों रिलीज हो जाएगी, कुछ इस टाइप से ऑप्शन थे। सो देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो कार्बन है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है, और हमें पता है कि जब भी हम बाइसल्फाइड से CO2 को रिमूव करते हैं तो CO2 जो है वो ये वाला रिमूव होता है बाइसल्फाइड का। सो यहाँ पे जो CO2 रिमूव होगा ये नॉर्मल वाला CO2 रिमूव होगा, रेडियो एक्टिव वाला CO2 रिमूव नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा इसमें, नॉर्मल CO2। सो ये क्वेश्चन आया था, एक बार इसको ध्यान रखना आप कि CO2 रिमूवल फ्रॉम बाइसल्फाइड। थर्ड जो टेस्ट जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि लाइक अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड को अगर हम ट्रीट करते हैं टॉलेंस के साथ, तो उस केस में ये टॉलेंस टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, CO2 निकलेगा, प्लस साथ में जो सिल्वर मिरर है वो भी बन जाएगा और वाटर भी निकल जाएगा। सो इस केस में तीसरा टेस्ट जो कि अपने ग्रुप से सबसे हट के शो करता है, कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा नहीं है जो कि टॉलेंस देता हो, अकेला फॉर्मिक एसिड है, द ओनली एसिड दैट गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। इसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है इसमें, लाइक सपोज करो, एडफॉर्म तो पढ़ ही लिया आपने, सो ये क्वेश्चन वहां छूट गया, यहाँ बता देते हैं। लाइक सपोज करो वी हैव दिस, नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। सो देखो एसिटिक आइडोफॉर्म में पढ़ा था हमने कि जहां पर ये वाला ग्रुप होगा वो देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो देखो एसिटिक एसिड के पास भी सेम ग्रुप आ रहा है, सो क्या एसिटिक एसिड भी आइडोफॉर्म देता है या नहीं देता है, क्वेश्चन ये आता है। अब देखो बात क्या आती है कि जिसमें जो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक जो है क्योंकि रेजोनेंस में रहता है तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, और इसका जो नेक्स्ट बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ हो जाएगा सिंगल माइनस और ये आ जाएगा यहां पर। क्योंकि जो डबल बॉन्ड है इसमें जो कार्बोनिल है ये फिक्स ही नहीं है, रेजोनेट करता रहता है, इसीलिए ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। सो ध्यान रखना, गलती मत करना इसमें। इसके पास ऐसा ग्रुप है जो कि मिथाइल कीटोन जैसा दिखता है मगर ये आइडोफॉर्म नहीं देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट इसमें जो एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ जाता है, लाइक सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आया कि वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिस्टिंग्विश करना है। अब देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट देखे हमने, पहला बाइकार्बोनेट टेस्ट और सोडा लाइम टेस्ट। अगर मैं इन टेस्ट को लगाऊं सो फॉर्मिक एसिड बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, सोडा लाइम देगा, एसिटिक एसिड बाइकार्बोनेट देगा, सोडा लाइम देगा। सो दोनों टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएंगे दोनों कंपाउंड्स के साथ में, मगर हम टेस्ट तो वो यूज करते हैं जहां पर एक टेस्ट हमें मिले दूसरा ना मिले। सो यहां पर अब काम आता है टॉलेंस का। पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि जो फॉर्मिक एसिड है अगर हम इसको ट्रीट करेंगे टॉलेंस के साथ में, सो इट गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट और इट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। तो यहां पर CO2 रिमूव होगा प्लस साथ में सिल्वर मिरर भी बनेगा और वाटर तो रिमूव होगा ही होगा। सेम रिएक्शन अगर हम करें इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, सो एसिटिक एसिड है, हमने सेम रिएजेंट यूज किया, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान रखना आप। सो ये जो पार्ट था ये था डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द अमीन्स। अमीन्स को हम कैसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास सेम वही फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो और लेस इंपॉर्टेंट लिखेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट, सेकंड इज हिंसबर्ग, थर्ड इज डाई फॉर्मेशन, फोर्थ वन इज एक्वस ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और लास्ट में एक टेस्ट कर लेंगे हम नाइट्रोसामीन टेस्ट। बेसिकली नाइट्रोसामीन मींस द रिएक्शन विद द HNO2। HNO2 बोल लो या आप इसे होनो बोल लो, तो इसके साथ हम टेस्ट करेंगे।
सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हिल्सबर्ग से स्टार्ट करते हैं। हिल्सबर्ग टेस्ट। तो सबसे पहली बात तो ये जानो कि हिल्सबर्ग रिएजेंट क्या होता है। व्हाट इज हिल्सबर्ग रिएजेंट? सो हिल्सबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड हिल्सबर्ग रिएजेंट। एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि व्हाट इज हिल्सबर्ग रिएजेंट। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज हिल्सबर्ग रिएजेंट। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। बेंजीन 2 SO फिर Cl। दिस इज हिल्सबर्ग रिएजेंट। तो चलो देखते हैं इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट। सो हिल्सबर्ग रिएजेंट का काम कहां पर आता है? सबसे पहली बात तो इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। सो हिल्सबर्ग की डेफिनेशन, व्हेन हिल्सबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विद 1 डिग्री अमीन देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनामाइड व्हिच इज सॉल्युबल इन अल्कली। तो तीन चीज याद रखनी है इसमें। जब हिल्सबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करेगा 1 डिग्री अमीन के साथ तो क्या बनाएगा? सल्फोनामाइड बनाएगा, और वो सल्फोनामाइड जो बना इट इज सॉल्युबल इन अल्कली बिकॉज इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन। तो चलो इसे बना के देखते हैं। तो हम यूज करते हैं सबसे पहले मिथेनामीन का। सो ये हमारे पास हो गया हिल्सबर्ग रिएजेंट। टेस्ट करने के लिए हम 1 डिग्री अमीन मिथेनामीन का यूज करते हैं। दिस इज मिथेनामीन। तो देखो बहुत सिंपल सा काम करना है। यहां से निकालो Cl और यहां से निकालो H। HCl निकल गया। अब जो बचा उसे जोड़ दो। रिएक्शन करने के बाद हमारे पास निकल गया HCl और हमारे पास ये वाला कंपाउंड आ गया। अब जो ये कंपाउंड आया इसको हम ट्रीट करेंगे विद ए बेस। NaOH में इसको हम घोलेंगे। अब देखो इसमें ये घुल क्यों जाता है? एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन अटैच है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा? इस बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो सल्फर क्या करेगा? सल्फर खींचेगा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन, और जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो नाइट्रोजन खींच लेगा हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से ओवरऑल जो NH का बॉन्ड है वो हो जाएगा कमजोर और वो निकल जाएगा बाहर। तो जब इसको हम घोलेंगे NaOH में तो H बाहर निकल गया, मीन्स ये शो कर रहा है एसिडिक प्रॉपर्टी, और हम इसको घोल रहे हैं बेस में। सो हो जाएगी एक एसिड बेस की रिएक्शन और कंपाउंड हो जाएगा सॉल्युबल। सो व्हेन एनी प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद द हिल्सबर्ग रिएजेंट देन द कंपाउंड फॉर्म इज सॉल्युबल इन अल्कली। अगर ऐसा होता है देन इट इज ए 1 डिग्री अमीन। सो ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री अमीन के साथ हिल्सबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन। अगर हम यही सेम केस देखें 2 डिग्री अमीन के साथ, लाइक सपोज करो मेरे पास ये 2 डिग्री अमीन है, इसको हम बनाते हैं हिल्सबर्ग के साथ। सो ये हमारे पास है 2 डिग्री अमीन। अगर हम इसको ट्रीट करें हिल्सबर्ग के साथ तो क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों गए। अब जो बनेगा क्या बनेगा? HCl निकाल के जो बचा उसे जोड़ दो। तो ये हमारे आ गया सल्फोनाइल ग्रुप, ये नाइट्रोजन, और इससे अटैच दो हो गए मिथाइल। अब देखो रिएक्शन तो हो गया, मगर जो ये कंपाउंड बना है इसको अगर लाइक सपोज करो अगर हम इसको NaOH में घोलें, अल्कली में घोलें, तो जो कंपाउंड होगा ये होगा नॉन सॉल्युबल, खुलेगा ही नहीं अल्कली में। 1 डिग्री वाला जो कंपाउंड बन रहा था, 1 डिग्री वाला कंपाउंड अल्कली में क्या था? सॉल्युबल था, सॉल्युबल इन अल्कली। मगर 2 डिग्री के साथ हमने रिएक्शन किया, रिएक्शन तो हो गया, मगर जो कंपाउंड बना इट इज नॉट सॉल्युबल इन अल्कली। सो अगर हम 2 डिग्री अमीन के साथ ट्रीट करते हैं हिल्सबर्ग रिएजेंट को तो कंपाउंड फॉर्म्ड इज नॉट सॉल्युबल इन अल्कली। सेम अगर मैं 3 डिग्री अमीन लेता हूं, लाइक वी हैव ए 3 डिग्री अमीन, ये हमारे पास हो गया NN डाइमिथाइल मिथेनामीन, 3 डिग्री अमीन है। इसको अगर हम ट्रीट करते हैं हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन व्हेन रिएक्ट विद द हिल्सबर्ग forms a compound which is soluble in alkali. Secondary amine when react with the Hinsberg forms a compound which is insoluble in alkali. Tertiary amine when react with Hinsberg reagent nothing happens. So ये है हमारे पास Hinsberg टेस्ट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें दैट इज कार्बाइलमाइन टेस्ट। कार्बाइलमाइन टेस्ट का एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। सो कार्बाइलमाइन टेस्ट में क्या है? व्हेन प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन ही देता है सिर्फ कार्बाइलमाइन टेस्ट, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन नहीं देते हैं। व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन होगा देन इट गिव्स राइज टू आइसोसाइनाइड व्हिच इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। पता कैसे चलेगा रिएक्शन हो गया है? एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, बेकार सी स्मेल करने वाला कंपाउंड बन जाएगा अगर ऐसा बन जाता है या स्मेल ऐसी आती है।
सो वी कैन कंफर्म इट कि जो टेस्ट है वो हो गया है और जो कंपाउंड है हमारा वो प्राइमरी अमीन होगा। प्राइमरी अमीन की बात करें, सो अगर प्राइमरी अमीन हमारे पास एलिफेटिक है, लाइक इस तरह का हमारे पास अमीन है, या एरोमेटिक है, लाइक वी हैव एनिलीन। सो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही कार्बोलामाइन टेस्ट देते हैं। तो चलो टेस्ट करके देख लेते हैं इसको। लाइक वी हैव मिथेनामीन, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। सो यहाँ से क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड इज NC प्लस, साथ में क्या क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, और KOH है तो वाटर भी निकलेगा। जब भी रिएक्शन आए लिखने को तो हमेशा बैलेंस करके लिखना होता है। यहां पर लगा दो 3, KCl भी लगा दो 3, और H2 भी लगा दो 3। सो इस तरह से हमारी हो जाती है रिएक्शन बैलेंस। जो ये कंपाउंड बना है इट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, और स्मेल कैसी होती है इसकी, इट इज ए फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, बेकार सा महकता है। जब बात मिथाइल आइसोसाइनाइड की आ गई है, सो इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट बात आती है, जेई में क्वेश्चन आ रखा है एक बार, कि जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें जो गैस रिलीज हुई थी वो कौन सी हुई थी। सो गैस वाज MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसमें कंफ्यूजन होती है कि मिथाइल आइसोसाइनेट थी या मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। सो दोनों को कंफ्यूजन को दूर करते हैं तो MIC जो है उसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। सो MIC जो है यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली, इट स्टैंड फॉर मिथाइल आइसोसाइनेट, और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, CH3NCO। तो ये डिफरेंस याद रखना। ये जो टेस्ट है इट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो गैस निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, CH3NCO, ये होता है उसका स्ट्रक्चर। तो कंफ्यूज मत करना इसमें, ये MIC निकली थी तो यहाँ पर भी ये मिथाइल आइसोसाइनाइड आ रहा है, तो फिर दोनों सेम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो ये हमारे पास जो बनेगा कंपाउंड ये होगा फाउल स्मेलिंग। इससे हम पता लगा लेंगे कंपाउंड जो है उसने टेस्ट दिया है नहीं दिया है। प्राइमरी अमीन देगा टेस्ट, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। सो एक बार टेस्ट करके देखते हैं निलिन के साथ। सो इसमें KOH और क्लोरोफॉर्म दोनों डालो। सो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा दैट इज बेंजीन आइसोसाइनाइड और फिनाइल आइसोसाइनाइड। साथ में जो वाटर बनना है या KCl बनना है वो सब तो बनेगा। मेन हमारा कंपाउंड जो है ये बनेगा, एंड इट इज ए फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। अगर हमारे पास सेकेंडरी या कोई टर्शियरी अमीन होता है तो सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देते हैं। लाइक सपोज करो हमने इसको ले लिया, सो ये हमारे पास 2 डिग्री अमीन है, इसको हम अगर ले जाएंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट के साथ तो रिएक्शन होगा ही नहीं। इसी जगह अगर हमारे पास टर्शियरी होगा तो टर्शियरी भी नहीं जाएगा रिएक्शन में। सो ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट, हिंसबर्ग और कार्बाइलमाइन। सो सम अप करते हैं दोनों को एक बार। जो अगर हम बात करें हिंसबर्ग की, तो हिंसबर्ग जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और कार्बाइलमाइन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो कार्बाइलमाइन सेकेंडरी और टर्शियरी वाले तो देते ही नहीं है। इसके अलावा जो हिंसबर्ग है प्राइमरी वाला देगा और एल्कली में भी सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी वाला देगा और एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, और टर्शियरी वाला देगा ही नहीं। सो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज डाई फॉर्मेशन। डाई फॉर्मेशन या इसी को हम कह देते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो डाई फॉर्मेशन से हम फिनॉल और एनिलीन इन दो को टेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इनकी रिएक्शन। तो डाई फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले चाहिए हमें डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट हम कुछ इस तरह से बना लेंगे। जब डाइजोनियम सॉल्ट को हम ट्रीट करते हैं फिनॉल के साथ में, तो दिस इज फिनॉल और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको इस तरह से ही बनाना है तो बहुत सिंपल रहेगा। सो व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट, ये हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद फिनॉल, तो देखो बहुत सिंपल सा है, यहाँ से निकालो Cl और यहाँ से निकालो H, और जो बचा उसे जोड़ दो। तो जुड़ के हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड आ जाएगा। दिस कंपाउंड इज पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और कैसे पता चलेगा रिएक्शन हो गया है? सो इसमें जो कलर आएगा द कलर इज ऑरेंज, मींस ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। सो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद डाइजोनियम सॉल्ट, द अपीयरेंस ऑफ ऑरेंज कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। सो ऑरेंज कलर की बनेगी इसमें डाई।
इसके अलावा इसमें सेकंड जो आ जाता है, अगर हमारे पास डायजोनियम है और डायजोनियम को हम ट्रीट करते हैं एनिलीन के साथ में, सो एनिलीन के साथ डायजोनियम को ट्रीट करने पे जो कंपाउंड बनेगा यहाँ से निकाल और जो बचाव से जोड़ दो। जो डाई बनेगी इस केस में वो बनेगी येलो डाई। ये है हमारे पास येलो डाई, द नेम इज पैरामीनो एजोबेंजीन। तो यहाँ से हम एनिलीन और फिनॉल के बीच में टेस्ट कर सकते हैं। फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद डायजोनियम सॉल्ट गिव्स ऑरेंज कलर, एनिलीन व्हेन रिएक्ट विद डायजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो कलर। सो ये है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। सो फिनॉल के साथ जो कलर है वो ऑरेंज है, इसके अलावा जो एनिलीन है, एनिलीन के साथ कलर जो है वो येलो है। इसमें कंफ्यूजन ना हो तो इसको आप सिंपल से ऐसे याद रख सकते हैं, फिनॉल जो है पी से स्टार्ट हो रहा है, पी से मतलब पीना, और पीना मींस ऑरेंज, तो ऑरेंज जूस पीते हैं। तो यहाँ से ऐसे एक एनर्जी बना के आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी सिंपल रिएक्शन याद है तो वहां से भी हो जाएगा। तो दिस इज द कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट जो चौथा टेस्ट आएगा, दिस इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एक्वस ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये फिनॉल भी देते हैं और यही सेम टेस्ट एनिलीन भी देते हैं। सो फिनॉल और एनिलीन इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस टेस्ट का यूज नहीं कर सकते, मगर फिनॉल किसी और के साथ आ रखा है या एनिलीन किसी और के साथ आ रखा है, सो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि लाइक सपोज करो मेरे पास एनिलीन है, इसको अगर हमने ट्रीट किया ब्रोमीन एक्वस मींस एक्वस ब्रोमीन वाटर से, देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन। दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और कलर कैसा होता है इसका, इसकी होती है व्हाइट पीपीटी। सो अगर एनिलीन को हम एक्वस ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कर रहे हैं और व्हाइट पीपीटी बन गया, देन इट कंफर्म्स कि वहां पर जो कंपाउंड है वो बन चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ से हम जो एनिलीन है उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेम रिएक्शन अगर हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं एक्वस ब्रोमीन वाटर से, सो उस केस में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा इट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और इसका जो कलर होगा, कलर इज व्हाइट। अब देखो एनिलीन के साथ जो बन रहा है प्रोडक्ट उसका कलर भी कैसा है, व्हाइट, और फिनॉल के साथ जो बन रहा है प्रोडक्ट उसका भी कलर कैसा है, व्हाइट। सो अगर एनिलीन और फिनॉल में डिस्टिंग्विश करने को आ गया तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम कोई दूसरा टेस्ट लगाएंगे। मगर अगर ये दोनों किसी दूसरे के साथ आ रखे हैं तो उस केस में तो हम यूज कर ही सकते हैं इन दोनों को। अब फिनॉल की बात आई तो फिनॉल का एक टेस्ट तो ये हो गया कि हम फिनॉल में ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट हम यूज कर सकते हैं फिनॉल के लिए, इट इज FeCl3 टेस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फिनॉल ही देता है ये टेस्ट। लाइक सपोज करो आपको क्वेश्चन आया कि एनिलीन और फिनॉल इनमें डिस्टिंग्विश करना है, तो आप एक्वस ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि दोनों में सफेद कलर आएगा। तो आपको कोई ऐसा टेस्ट लगाना पड़ेगा जो फिनॉल दे दे और एनिलीन ना दे। सो वहां पर हम यूज करेंगे FeCl3 का। तो होता कैसे है, तो अगर हमारे पास फिनॉल है तो फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं FeCl3 के साथ, देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वायलेट कलर। तो वायलेट कलर बन जाएगा जिससे कंफर्म हो जाएगा कि फिनॉल है। सेम यही रिएक्शन अगर हम करें एनिलीन के साथ में, लाइक हमारे पास एनिलीन है और एनिलीन को हम FeCl3 के साथ कर रहे हैं, सो यहाँ पर जो कोई भी रिएक्शन है वो नहीं होगी। तो ये है हमारे पास FeCl3 टेस्ट। कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो वायलेट कलर है उसमें जो कंपाउंड बना है उसका नाम क्या है, या पूछ सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पर बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो होता है कुछ इस तरह का, ये हमारे पास फिनॉल और ये होगा 6, साथ में लगा होगा इसके आयरन। तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा और उसके ऊपर जो ऑल ओवर चार्ज आएगा वो आएगा 3- का। सिंपल इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में ये ऐसे लिखाएगा FePHO। कितने बने हैं ये, 6 बने हैं और ऊपर चार्ज है 3-। सो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। आपको इसका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो तो आ ही रही है। तो नाम क्या होगा इसका, इट इज हेक्साफिनॉक्सो फेरेट।
third. So due to the formation of hexaphenoxyferrate which is violet in color, हम फिनोल को टेस्ट कर सकते हैं. तो सिंपल, अगर आपको ये कंपाउंड याद नहीं होता है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. आप सिंपल क्या कर सकते हो, जब भी डिस्टिंग्विश आए तो उस केस में वॉयलेट कलर लिख के अपना काम चला सकते हो. मगर अगर क्वेश्चन ही आ गया कि कंपाउंड बनता क्या है उसका नाम बताओ, सो आपको ये वाला जो नाम है लिखना ही पड़ेगा. सो दिस इज द टेस्ट फॉर फिनोल. तो फिनोल के हमने 2 टेस्ट पढ़ लिए. एक तो हो गया हमारे पास एक्वस ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यहाँ पर हम फिनोल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल विच इज व्हाइट इन कलर. इसके अलावा दूसरा पढ़ लिया हमने FeCl3 टेस्ट, जहां पर बनता है वॉयलेट कलर. तो यहाँ से मिलता जुलता एक और रिएक्शन आ जाता है, तो उसको यहीं पर देख लेते हैं. ये हालांकि कोई टेस्ट नहीं है, ये एक सपोज करो क्वेश्चन आपको ऐसा आया कि अगर हमारे पास फिनॉल है उसको हम ट्रीट करते हैं Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा कि फिनॉल है उसको हम ट्रीट करते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो दोनों में जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बनेगा. तो देखो, एक्वस वाला तो देखा ही था हमने कि एक्वस वाले में जो फिनॉल है उसकी 2, 4 और 6 इन पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा. तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा विच इज व्हाइट इन कलर. इसके अलावा अगर हम CCl4 से करें या इसके जगह हम CS2 भी ले सकते हैं, कोई भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए. तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि फिनॉल जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो उस केस में एक बनेगा हमारे पास ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और एक बनेगा हमारे पास पैरा वाला प्रोडक्ट. तो सिंगल सिंगल ब्रोमीन अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पे, इनका कोई भी कलर नहीं होगा. तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, या अगर वाटर प्रेजेंट है, वाटर क्या है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट. सो अगर कोई पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होगा. तो ये होगी हमारे पास फिनॉल के 2 टेस्ट. नेक्स्ट जो अमीन में टेस्ट आता है इट इज नाइट्रोसामीन टेस्ट. हालांकि टेस्ट को खास इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर फिर भी इसे देख लेते हैं. नाइट्रोसामीन टेस्ट किया जाता है HNO2 के साथ में. HNO2 या आप सिंपल इसे बोल सकते हो होनो, HONO. देखो इसमें होता क्या है, लाइक सपोज करो हमारे पास प्राइमरी अमीन है, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम मिथेनामीन का, और मिथेनामीन को हम ट्रीट करते हैं होनो के साथ में HNO2. तो यहाँ पर बनता क्या है, एक बनेगा अल्कोहल और साथ में रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन गैस. देखो इसका मैकेनिज्म या उसकी पूरी रिएक्शन होती कैसे है. जो HNO2 है इट इज अ डायजोटाइजिंग एजेंट. क्या करता है, डायजोनियम सॉल्ट बनाने का ट्राई करता है. लाइक जो हमारे पास प्राइमरी अमीन है उसका बनाया डायजोनियम. अब जो प्राइमरी अमीन का डायजोनियम बनेगा, किसी भी एलिफेटिक का डायजोनियम जो है वो अनस्टेबल होता है. डायजोनियम सिर्फ एंथ्रीन का स्टेबल होता है क्योंकि वहां पर रेजोनेंस चल रहा होता है. तो जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, एलिफेटिक अमीन का डायजोनियम होता है अनस्टेबल, सो ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा विद द रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन गैस, प्लस साथ में जो HCl है वो भी निकल जाएगा. सो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को टेस्ट करते हैं. अगर रिएक्शन हो रही है वाटर में ही होगी, लिक्विड मीडियम में ही होगी, सो नाइट्रोजन जो है वो कैसा क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन प्रोड्यूस बबलिंग. तो अगर बबल्स निकलने लगे, प्राइमरी अमीन को जब हमने ट्रीट किया HNO2 के साथ और बबल निकलने लगे, नाइट्रोजन रिलीज हो रही है एंड इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन. दूसरा, अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन होता है, लाइक वी हैव N मिथाइल मिथेनामीन, ये हमने ले लिया एक सेकेंडरी अमीन और इसको हम ट्रीट करें होनो के साथ में, तो दिस इज होनो. तो देखो सिंपल करना क्या है, यहाँ से जो वाटर है वाटर को निकालो, यहाँ से गया H2O और जो बचा है उसको साथ में जोड़ दो. तो ये रहा CH3, नाइट्रोजन इसके बगल में भी CH3 है और साथ में क्या है, NO है. सो दिस इज ए नाइट्रोसामीन. क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोसामीन कहते हैं. अमीन भी है नाइट्रो भी है, तो नाइट्रोसामीन हो गया. और ये जो होता है ये येलो कलर का ऑयली कंपाउंड होता है, येलो ऑयली कंपाउंड. तो अगर ये बन रहा है येलो ऑयली कंपाउंड, इसका मतलब वो 2 डिग्री अमीन है. प्राइमरी वाला तो क्या कर रहा था, बबलिंग प्रोड्यूस कर रहा था. इसके अलावा जो सेकेंडरी वाला है वो एक येलो ऑयली कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा. इसके अलावा जो टर्शियरी वाला है, लाइक हमारे पास ये एक टर्शियरी अमीन है, इसको हम ट्रीट करते हैं HNO2 के साथ में. तो देखो इसके पास होता है लोन पेयर, तो ये एक सॉल्ट सा बना लेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और एसिड बेस रिएक्शन होके बन जाएगा एक सॉल्ट, और इसमें कुछ भी खास होगा नहीं. तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं. बेसिकली इसमें आपको याद रखना है तो आप सेकेंडरी वाला याद रख लेना, वरना अगर नहीं याद रखना तो बहुत अच्छी बात है. सो सेकेंडरी वाला बनाता है एक येलो ऑयली कंपाउंड. सो ये हो गया हमारे पास अमीन्स के टेस्ट कि हम अमीन्स को कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं.
सो कार्बाइलमाइन देख लिया हमने, हिंसबर्ग देख लिया, डाइफॉर्मेशन देख लिया, इसके अल्लावा जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो देख लिया, और नाइट्रोसामिन टेस्ट है उसको देख लिया। सो ये टेस्ट है जिससे हम अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखेंगे हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हम कैसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी देखो फिनॉल के टेस्ट तो हमने देख लिए हैं। फिनॉल में हम एक तो लगा सकते हैं एक्वस ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दूसरा हम इसमें लगा सकते हैं FeCl3 टेस्ट। दोनों टेस्ट हमने देखे हैं ऊपर। बेसिकली हम इसमें बात करने वाले हैं हम अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं लुकास टेस्ट का। सो लुकास टेस्ट में हम यूज क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं। तो बात आती है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। सो लुकास रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इसके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है लुकास रिएजेंट, एंड इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो चलो करके देखते हैं कि होता कैसा है। तो हमारे पास एक टर्शियरी अल्कोहल है, और टर्शियरी अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ में। तो लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करने के बाद जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे वैसे ही जो टर्बिडिटी है वो तुरंत ही अपीयर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल रहा और सेकेंडरी अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ में, तो जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी को आने में लगेंगे कम से कम 2 से 5 मिनट। पहले वाले में क्या हो रहा था, टर्बिडिटी जो है वो तुरंत ही अपीयर हो जा रही थी। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, टर्बिडिटी को आने में लगेंगे 2 से 5 मिनट। इसके अलावा अगर प्राइमरी अल्कोहल रहता है और प्राइमरी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ में, तो इसमें जो रिएक्शन है वो होगा ही नहीं, टर्बिडिटी अपीयर ही नहीं होगी। इवन जब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद टर्बिडिटी आएगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बेस्ड ऑन द टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है, एक व्हाइट कलर की पीपीटी सी बन जाती है, उसी को कहा जाता है टर्बिडिटी। तो चलो इसका एक रिएक्शन करके देख लेते हैं। लाइक वी हैव ए टर्शियरी अल्कोहल, इसको हम ट्रीट करते हैं ZnCl2 और HCl के साथ। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बन जाता है अल्काइल हैलाइड, ये कार्बन और इससे अटैच है 3 मिथाइल। यहाँ से OH हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा Cl। अब ये जो कंपाउंड बना है ये इमीडिएट बन जाता है, और इसका जो कलर होता है ये बनाएगा व्हाइट पीपीटी। अगर हमारे पास होता है सेकेंडरी अल्कोहल और इसको हम ट्रीट करते हैं लुकास के साथ, तो कंपाउंड वही, यहाँ से हटा लो OH और इसकी जगह जोड़ लो Cl। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा दिस। इस कंपाउंड को बनने में लगेंगे 2 से 5 मिनट, और इसकी भी जो प्रेसिपिटेट होगा वो कैसा प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। इसके अलावा अगर हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं लुकास के साथ, तो होने वाला कुछ नहीं है। सो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट। इसके अलावा जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है प्राइमरी अल्कोहल है, सो ये आयोडोफॉर्म भी देता है। इसमें देखो ये वाला ग्रुप आ गया ना, देन दिस गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ द येलो प्रेसिपिटेट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये, तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। लास्ट में देखते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मींस कंपाउंड अगर अनसैचुरेटेड है, मींस उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कैसे टेस्ट करेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे 2 टेस्ट का। सबसे पहला होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और दूसरा यूज करेंगे हम KMnO4 टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट को बढ़ाते हैं आगे। तो देखो इसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्कीन है, उसको हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 हो गया या CS2 हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि डबल बॉन्ड जाएगा हट, और जो उसकी दोनों पोजीशन है, दोनों पोजीशन पे अटैच हो जाएगा Br। सो दोनों पास पास में है, तो दिस इज ए विसिनल हैलाइड। अब पता कैसे चलेगा रिएक्शन हो गया, जो ब्रोमीन है वो ब्राउन रेड कलर का होता है, तो जो ब्राउन रेड कलर है ब्रोमीन का वो हो जाएगा डिसअपियर। So disappearance of brown red color of the bromine confirms the presence of double bond in the compound. So यह है पहला टेस्ट जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है। जो ब्रोमीन वाटर का कलर है वो हो जाएगा डिसअपियर टू द फॉर्मेशन ऑफ ए विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड। तो जो दूसरा टेस्ट आता है वो आता है KMnO4 का टेस्ट। जो KMnO4 है, कलर कैसा होता है उसका, द कलर ऑफ द KMnO4 इज पर्पल। पर्पल कलर का KMnO4 होता है। तो लाइक हमारे पास अगर अल्कीन है, अल्कीन को हमने ट्रीट किया KMnO4 के साथ, तो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो बन जाएगा, डबल बॉन्ड तो जाएगा हट,
और यहाँ पर आ जाएगा OH, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कंपाउंड और कंपाउंड आके OH बन जाएगा। अब यहाँ पर जो पर्पल कलर है KMnO4 का, ये हो जाएगा डिसअपियर। सो डिसअपियरेंस ऑफ द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 confirms the presence of the double bond in compound. So हमारे पास ये अनसैचुरेशन के 2 टेस्ट हैं, 12th में तो आएगा नहीं, ये बेसिकली 11th क्लास के टेस्ट है, जहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। सो ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा आता है KMnO4 टेस्ट। सो ये हमारे पास बेसिक से टेस्ट थे 12th क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो नीट जेईई है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। सो आप बना लो इसके नोट्स और कर लो इसको लर्न। जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसमें देखेंगे हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन और कैसे कैसे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।